नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिग्नेश छेड़ा और मैं आपको सीए फाइनल का पेपर नंबर 6 इसका सिखाने वाला हूँ। नाउ बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है इसका, सभी को इस सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है, बट मैं कहता हूँ यही वो सब्जेक्ट है जो सेकेंड ग्रुप में आप लोग को आपकी नैया पार करा सकता है, आपकी नैया पार करा सकता है। क्योंकि बच्चों इसका सिलेबस एकदम डिफाइंड है, आपको अच्छे से पता है कि इसका जो फर्स्ट पेज है और इसका जो लास्ट पेज है इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। लेकिन इसी के साथ आपको और एक चीज़ पता होनी चाहिए कि नवंबर 14 से न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो रहा है और जो सबसे खुशखबरी है वो ये है कि सिलेबस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मतलब छोटा हो चुका है। इनिशियल हमारे पास अब टोटली 8 चैप्टर्स हैं, प्रीवियस सिलेबस में 10 चैप्टर्स थे। अभी बहुत लोग के माइंड में ऐसा भी होगा, शायद हो सकता है कि कुछ पुराने एटम वाले स्टूडेंट भी बैठे हो जो ये सोच रहे हो कि सर कितना चेंज हुआ है। तो अप्रॉक्स लगभग 50% पोर्शन चेंज हो चुका है। नाउ मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा इसका का। बेसिकली ये सब्जेक्ट में आपको जो सीखना है वो है सिस्टम ऑडिट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और उनके कंट्रोल्स। आप देखो, आपका जो सब्जेक्ट का नाम है ना वही आपको बताएगा कि आपको क्या सीखना है। जैसे आप देखिए, आज हम सबको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन, करेक्ट। और वो इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगा, सिस्टम से मिलेगा। नाउ अब सिस्टम से इंफॉर्मेशन रिलायबल मिले उसके लिए हमको क्या इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, करेक्ट। एंड अब वो कंट्रोल्स प्रॉपरली चल रहे कि नहीं चल रहे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट। सो अल्टीमेटली सब्जेक्ट किस पे लैंड हो रहा है, ऑडिट पे हो रहा है। सो ग्रुप 1 में जो है वो है आपका मैनुअल ऑडिट एंड ग्रुप 2 में जो है वो है सिस्टम ऑडिट। बट गाइस इस बार जो उन्होंने सिलेबस अमेंड मतलब जो चेंजेस लेके आए हैं उसमें ऑडिट के साथ साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आईटी का आज क्या इंपॉर्टेंस है, आईटी के लिए क्या पॉलिसीज की जा रही है, गवर्नमेंट, सेबी, आईआरडीए, ये सब क्या क्या पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, ये सब भी उन्होंने सिलेबस में आप किया है। उसी के साथ उन्होंने चाहा है कि जो सीए स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली में टेक्नोलॉजी से बहुत दूर चले जाते हैं या उनके साथ कनेक्टेड नहीं रहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि राइट नाउ क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। जैसे उन्होंने इस बार जो सिलेबस में कवर किया है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रीड कंप्यूटिंग, ग्रीन आईटी, कुछ नए टॉपिक्स भी उन्होंने कवर किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है इस काम में कि सर हम लोग शुरुआत कैसे करें। हमें ये समझ में नहीं आता कि सर हम पहले कौन सा चैप्टर पढ़े फिर कौन सा चैप्टर पढ़े। सो गाइस मेरा एक प्रॉपर सीक्वेंस है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ये लेक्चर्स उसी सीक्वेंस में देखना ताकि आपको हर एक चैप्टर का एक लिंक समझ में आए, करेक्ट। जैसे देखो अभी कभी ऐसा नहीं होता, ये थियरी सब्जेक्ट है। मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस दूंगा। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ ना बच्चों, उसके पहले मैंने भी ऐसा बहुत सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए ईजी हो जाए, काफ़ी सोचा और फिर मैंने एक प्रॉपर लिंक बनाया। जैसे अगर आप सोचेंगे कि सर चैप्टर नंबर 1 पहले पढ़ना चाहिए फिर चैप्टर नंबर 2 पढ़ना चाहिए, मैं कहूँगा ऐसा नहीं। जिस चैप्टर से आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है हमेशा वो चैप्टर पहले स्टार्ट करना चाहिए। सो इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, और ये चैप्टर आपको समझाएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट्स मतलब ये चैप्टर में आपको सीखना है पहले तो सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और ऐसे कौन से डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं जो हमें हेल्प करेगी हमारे रेगुलर बिजनेस में, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे वो कंट्रोलिंग हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हो, करेक्ट। सो अब हम लोग को स्टार्ट करना है हमारा कॉन्सेप्ट। हमें सबसे पहले क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, करेक्ट। नाउ मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? तो इसकी एकदम सिंपल डेफिनेशन है, सिस्टम इज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और independent elements working together for a common goal through
इनपुट एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट. Now this is what the simplest definition of system. Again देखिए आप, it is a set of interrelated or independent elements working together for a common object or common goal through input and producing output. Now basically आपको ये भी पता है कि input to output में transformation process होता है, correct? अब ये आपके system के definition है. Now एक चीज़ याद रखना, system की जो definition है वो टिपिकली आप मशीन ओरिएंटेड पकड़ के चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. देखो सिस्टम हर जगह पे होती है, आपको पता है, इट्स अ कॉमन डेफिनेशन. इनफैक्ट मेरी बॉडी की मैं एग्जाम देता हूँ, बॉडी, तो बॉडी भी तो एक सिस्टम है ना, जहाँ पे सेट ऑफ एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट, एंड वो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? लिविंग. वो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? लिविंग. बिजनेस, बिजनेस भी तो एक सिस्टम है ना, जहाँ पे इनपुट क्या होगा? मैन, मशीन, मटेरियल, ये सब इनपुट होगा, फिर वो प्रोसेसिंग होगा, एंड आउटपुट क्या होगा? सर्विसेज, गुड्स, करेक्ट. बट ऑब्वियस है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें सिस्टम मतलब हमेशा हम लोग बात करेंगे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स की बात करेंगे, करेक्ट. लेकिन सिस्टम के साथ मुझे आपको दो पर्टिकुलर कंसेप्ट समझाने हैं. देखो फिलहाल ये कंसेप्ट की जो डेफिनेशन है वो आपको बुक में तो नहीं दिखने वाली है, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक्स में जाएंगे, तब आपको कंसेप्ट बहुत काम आएंगे, ठीक है. इसीलिए मैं आपको ये कंसेप्ट सिखा रहा हूँ. नाउ हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए. और वो एग्जाम्पल है कि सपोज मैं कहता हूं जिग्नेश क्लासेस, मतलब मेरे क्लासेस. आपको लगता है कि ये जो क्लास है वो सिस्टम हो सकता है? सोचिए कि क्या क्लास सिस्टम हो सकता है? ऑब्वियसली. यहां पे भी सेट ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट्स मीन्स व्हाट? प्रोफेसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड फैसिलिटीज, हम सब साथ में काम कर रहे हैं. क्या करने के लिए? आपको बेटर एजुकेशन देने के लिए, करेक्ट. सो इस क्लास भी क्या एक सिस्टम है. लेकिन देखो मेरा जो क्वेश्चन अब आपको आने वाला है वो ये है कि मैंने ना हमेशा ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा एक कंप्लेंट करते हैं कि उनके क्लास का जो टाइम टेबल है वो परफेक्ट नहीं है, उनको ऐसा करना चाहिए था, उनको वैसा करना चाहिए था. तो मैं आज आप लोग को एक क्वेश्चन पूछता हूँ. चलिए, अगर आपको लगता है कि क्लास का टाइम टेबल परफेक्ट नहीं है, तो आप आज अज्यूम कीजिए कि आप वो पर्सन है जो क्लासेस के लिए टाइम टेबल बनाएंगे, क्लासेस के लिए टाइम टेबल बनाएंगे, ऐसा आप अजम्पशन कीजिए. और अब आप क्या क्या सोचेंगे ये मुझे बताइए. अब मुझे आपने सोचना शुरू कर दिया होगा. कोई बोलेगा सर हम लोग ये देखेंगे कि प्रोफेसर अवेलेबल है कि नहीं. कोई बोलेगा सर हम लोग ये देखेंगे कि क्लासरूम अवेलेबल है कि नहीं. कोई बोलेगा सर हम लोग प्रैक्टिकल पहले स्टार्ट करेंगे फिर थियरी स्टार्ट करेंगे. कोई बोलेगा सर हर एक सब्जेक्ट का एक ड्यूरेशन होता है वो हम देखेंगे. कोई बोलेगा कि सर किस अटेम्प्ट, कौन से अटेम्प्ट के लिए टाइम टेबल बनाना है ये सोचेगा. आप फैक्टर्स तो बहुत सारे सोच लोगे. मैं चाहता हूं कि आप उन फैक्टर्स को साथ में लाओ और एक पेपर पे करने के ट्राई करो, पेपर पे, तब आपको समझेगा कि इतना आसान नहीं है टाइम टेबल बनाना. आपको लगेगा तब सारे फैक्टर्स बोलने से इतना इजी नहीं होता. आपको उन सबको साथ में लाके टाइम टेबल बनाने की शुरुआत करनी है, तब आपको फील होगा. अभी आपको समझ में आएगा कि क्लास चलाना कोई ईजी बात नहीं है. लोगों को लगता है अरे क्लास कौन सी बड़ी बात है. अरे आप समझने की ट्राई करोगे तब आपको लगेगा कि क्लास एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है. तो देखो, जब आपको टाइम टेबल बनाने का शुरुआत करनी थी तो आपको एक्चुअली में सबसे पहले क्या सोचना चाहिए था? बहुत सिंपल है कि ये जो जिग्नेश क्लास है ये ऑफर क्या कर रहा है. मतलब जब भी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है? सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, आपको क्या करना चाहिए? सिस्टम को डिवाइड करना चाहिए. किस में? स्मॉल पार्ट्स में. तो आपको ये देखना चाहिए था कि भाई ये क्लास जो है वो स्टूडेंट्स को क्या ऑफर कर रहा है. तो CA, CS. So when you divide the system into smaller parts, that is what known as subsystem. That is what known as subsystem. Correct? लेकिन आप देखिए अगेन हम लोग टाइम टेबल नहीं बना सकते हैं क्योंकि CA में भी आपको पता है 3 डिवीजन है, CPT, IPC एंड फाइनल. मतलब हमने सब सिस्टम को क्या कर दिया? फिर से डिवाइड कर दिया. क्या कर दिया? फिर से डिवाइड कर दिया. अभी आप सोचोगे कि सर अभी टाइम टेबल बना सकते हैं? नहीं, अभी भी आपको टाइम टेबल नहीं बना सकते क्योंकि आपको डिवाइड करना है फिर से कि आपके पास कितने बैच है. सिंपल बोलता हूं आपके पास हर एक के लिए एक एक बैच है. तो एक बार आपका बैच फिक्स हो गया कि हर एक लेवल के लिए कितने बैच है, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो टाइम टेबल बनाना. और इसको हम बोलते हैं
मैनेजेबल यूनिट। जो ये लास्ट पार्ट था उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजेबल यूनिट। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विथ योर टाइम टेबल। नाउ अब आपको मैं और एक कंसेप्ट बताता हूँ। आप देखो, सिस्टम को समझने के लिए आपने एक्चुअली क्या किया, आपने सिस्टम को डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया, स्मॉलर पार्ट्स में। स्मॉलर पार्ट्स को भी समझने के लिए आपने क्या किया, उसको फिर से डिवाइड किया और स्मॉलर पार्ट्स में, मतलब सब सिस्टम्स में। कब तक आप ये करोगे, जब तक आपको क्या नहीं मिलता, मैनेजेबल यूनिट। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। क्या कहते हैं हम उसको, डीकम्पोजिशन। नाउ डीकम्पोजिशन का मतलब होता है डिवाइडिंग द सिस्टम इनटू सब सिस्टम इनटू फर्दर सब सिस्टम्स टिल यू गेट मैनेजेबल यूनिट। अभी आप लोग, लेकिन सर ये जो प्रोसेस है ये हम लोग कब करते हैं डीकम्पोजिशन? दो टाइम होता है, एक टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड सेकेंड टू डिजाइन न्यू सिस्टम। अब ये कंसेप्ट याद रखना, डीकम्पोजिशन दो टाइम पे होता है, एक टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड सेकेंड टू अंडरस्टैंड प्रपोज सिस्टम, टू डिजाइन प्रपोज सिस्टम। समझ में आ गया एवरीवन? सो ये आपको एकदम बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि सिस्टम क्या होती है, करेक्ट? क्या अब आपको सीखना है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब वो सिस्टम्स कितने टाइप की होती है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ना बेसिकली हमारे पास चार टाइप की सिस्टम्स है, चार टाइप की सिस्टम है, ठीक है ना। जो फर्स्ट टाइप हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो है एलिमेंट्स। फर्स्ट टाइप क्या शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट्स। देखो अब लोग सर एलिमेंट्स मतलब, फिर से एक बार डेफिनेशन रिपीट करो। सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटरलेटेड और इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन गोल। गाइस एकदम बेसिक लेवल पे हम अगर सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इसके दो टाइप आएंगे। सबसे पहले आप सोचो, आप जहाँ से भी आए हो राइट नाउ क्लास देखने के लिए, क्लास करने के लिए, आपने हमेशा आजू बाजू में ऑब्जर्व किया होगा कि कहीं ना कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पे अभी तो कुछ बना भी नहीं होगा, सपोज वो सिर्फ प्लॉट है या समझो थोड़ा आधा कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है, जो भी हो, लेकिन वहाँ पे एक पोस्टर लग गया होता है कि वहाँ पे क्या बनने वाला है। अब आप खुद सोचो, जो चीज़ अभी तक बनी नहीं है, ब्लैंक प्लॉट है, फिर भी वहाँ पे पोस्टर लग चुका है कि क्या बनने वाला है। ये कैसे पॉसिबल है, सोचिए ज़रा, ये कैसे पॉसिबल? तो आप समझ ही गए होंगे कि दिस इज़ नथिंग बट प्लानिंग, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़। सो एलिमेंट के अंदर हमारे पास अगेन दो टाइप हैं। फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, विच इज़ नथिंग बट सेट ऑफ आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स, सेट ऑफ आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स, करेक्ट। लेकिन जब आप इन आइडियाज़ को टेंजिबल और कैन से वर्किंग सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, सो उसको हम कहते हैं फिजिकल सिस्टम। क्या कहते हैं उसको, फिजिकल सिस्टम, करेक्ट। सो ये आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन था एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर दो पार्ट थे, एक था एब्स्ट्रैक्ट और सेकंड था फिजिकल। क्लियर एकदम ना। सेकंड कंसेप्ट जो हमारा आ रहा है वो आएगा इंटरैक्टिव बिहेवियर। इंटरैक्टिव बिहेवियर ये हमारा सेकेंड टाइप आ रहा है। अभी देखो आप बोलोगे सर इसका मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट ही कर रहे हैं ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव बिहेवियर। अभी इसके अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। देखो कभी आप लोगों ने जर्नी की है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, और वो भी अकेले। सोचिए ज़रा, सोचिए आपने लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी की है अकेले। आप बोलोगे हाँ हाँ सर की है। आपको लगता है हम कभी अकेले होते हैं? सोचिए ज़रा, नहीं ना। आजू बाजू में दूसरे लोग भी बैठे हुए होते हैं ना, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्सन के साथ हमारी बातचीत शुरू हो जाती है, इवन हम उसको नहीं जानते फिर भी,
होती कि नहीं होती हैं? तो जब ऐसे लोग जो बिना किसी को जाने उनके साथ अगर बातचीत करना शुरू कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम, which means a system which freely interacts with the other systems of the environment, correct? और जो सिस्टम्स दूसरे सिस्टम से बातचीत नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम विच फ्रीली इंटरेक्ट्स, क्लोज सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट। आपने कई लोगों को देखा होगा ऐसे रिजिड होते हैं जो किसी से बात नहीं करते, आएंगे बैठेंगे और चले जाएंगे, ना किसी से इंटरेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे क्लोज सिस्टम। क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। सो आज से बच्चों आप जिन लोगों को जानते हो जो किसी से भी बातचीत करना शुरू कर देते हैं उनको क्या बोलने का? ये ओपन सिस्टम है। और जो एकदम किसी से बात नहीं करते, चुपचाप आके बैठे रहते हैं, उनको क्या बोलने का? क्लोज सिस्टम। समझ में आया? लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे ना और थोड़ा सा डिटेल को डिस्कशन करना है इन दोनों में ना। आपको हो सकता है कभी एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सिस्टम। देखो ICI की जो फॉर्मेट है ना बच्चों वो बड़ी डेंजर है, क्योंकि कई बार वो क्या करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे आपके लिए, छोटे छोटे एकदम स्मॉल। जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा बट उसके अंदर भी 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रख सकते हैं वो लोग। तो उन्होंने अगर ऐसा पूछ लिया आपको कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सिस्टम, तो आप क्या करेंगे? डरो मत, आपको ऐसे याद रहेगा। देखो मैं हमेशा पता है क्या बोलता हूँ बच्चों कि ओपन सिस्टम मतलब मैं बोलता हूँ गर्ल्स एंड क्लोज सिस्टम मतलब बॉयज़। ओपन सिस्टम मतलब गर्ल्स एंड क्लोज सिस्टम मतलब बॉयज़। आपको तो पता ही है कि हमारी जो गर्ल्स होती हैं इनको कितना बोलने का शौक़ होता है, बिंदास बोलते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, मैंने हमेशा एक चीज़ ऑब्जर्व की है बच्चों। हाँ मैं ऑब्जर्वेशंस बहुत करता हूँ कि गर्ल्स है ना एज पर द एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है। ओपन सिस्टम एज पर द एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है, मतलब जैसी उनकी ज़रूरत है, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ से उनको दिख रहा है कि हाँ अपना फ़ायदा हो सकता है, वैसे वो चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज़ आप अभी क्लासेस में बैठे हो, ठीक है, और सपोज़ आपकी क्लासेस में सडनली, मतलब आप जिस सिटी में भी हो, सडनली ऐसा न्यूज़ आ गया कि कर्फ्यू लगने वाला है। अब आपको तो पता है कि कर्फ्यू मतलब सारे ट्रांसपोर्टेशन सब बंद हो जाते हैं। अभी आप सोच रहे हो घर कैसे आएंगे। समझो आप में से जो एक लड़की है वो नीचे उतरी और वो सोच रही है कि मैं घर कैसे जाऊँ। तभी समझो एक तुम्हारा ही एक फ्रेंड, जो भी उस लड़की का फ्रेंड है, वो उसको आके उसको बोलेगा कि टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं तो बाइक पे छोड़ देता हूँ। लड़की खुश हो गई। आपने वो ऐड देखी है, कैडबरी शॉर्ट्स, मन में लड्डू फूटा, वैसे खुश हो गई। अब लड़के ने बोला कि मैं बाइक लेके आता हूँ, वो बेचारा बाइक लेने चला गया पार्किंग में। तभी उसी लड़की का दूसरा फ्रेंड आता है अपनी BMW लेके, और वो भी उसको क्या बोलता है कि चल मैं तेरे को ड्रॉप कर देता हूँ। अब आप खुद सोचो और डिसाइड करो कि जो लड़की है वो किसके साथ जाएगी। और आप समझ गए होंगे, ओपन सिस्टम चेंज विद द एनवायरनमेंट, क्लोज सिस्टम डज नॉट चेंज विद द एनवायरनमेंट, करेक्ट ना। ये तो एक डिफरेंस मैंने आपको बताया। दूसरा डिफरेंस ना गाइस, मैं तो लड़कियों को पूछूंगा, लड़की आप बताओ कि आपने कितनी बार सुना है ऐसा कि किसी लड़की को या किसी वुमन को हार्ट अटैक आया हो? सोचो जरा, कितनी बार? नहीं ना, मुझे पता था, क्योंकि लड़कियां इतना बोलती हैं, इतना बोलती हैं, इतना बोलती हैं कि यहाँ पे कुछ रहता ही नहीं है। इसके लिए लड़कियां मतलब ओपन सिस्टम, लॉन्ग टर्म सिस्टम। क्या हो गया? लॉन्ग टर्म सिस्टम। लेकिन लड़कियां जिनको बोलती है ना, लड़के समझ गए होंगे, सब यहाँ पे आता है, एक दिन अटैक आता है, बॉयज़ शॉर्ट टर्म। समझ में आ गया? सो क्लोज सिस्टम मतलब शॉर्ट टर्म सिस्टम। तो ये आपके एडिशनल पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए जो आप कैसे याद रख सकते हो विद द एग्जाम्पल्स। क्लियर एवरीवन? सो ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम freely interact with the other systems of the environment, closed system never interacts। लेकिन देखो बच्चों, 3 डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको बता दिए, एक डेफिनेशन, दूसरा चेंज विद द एनवायरनमेंट, और तीसरा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लेकिन 4th एग्जाम्पल भी तो आपको देना पड़ेगा ना, और हम तो कॉमर्स स्टूडेंट है, बिना एग्जाम्पल के हमारा डिफरेंशिएशन कैसे कंप्लीट होगा? सो ओपन सिस्टम के लिए आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, एनी इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एनी इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो बिजनेस में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे MIS हो, DSS हो, जो भी सिस्टम आप सोचते हो वो सब ओपन सिस्टम होती हैं। अब क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? क्लोज सिस्टम में आप एग्जाम्पल ले सकते हो मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स। ये वॉच, ये आपको दिख रहा है, ये वॉच भी क्लोज सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या कर रही है? काम कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है उसके आउटपुट के लिए। करेक्ट एवरीवन?
आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आने वाला है वो है ह्यूमन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस। देखो गाइस, इसमें भी दो ही टाइप है और एकदम सिंपल है। आप याद करो, जब आपका 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ था, जब आप कॉलेज में फर्स्ट टाइम आए थे, आपको सबसे पहले सिखाया गया होगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद आपको जर्नल एंट्री पास करना सिखाया गया, फिर आपको लेजर बनाना सिखाया गया, फिर आपको लेजर पोस्टिंग सिखाई गई, उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस सिखाया गया, ट्रायल बैलेंस के बाद आपका वापस पोस्टिंग सिखाई गई, फिर P&L, बैलेंस शीट, ये सब सिखाया गया, याद है आपको। और फिर याद करो, बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी, फिर भी हम टैली कर देते थे उसको। बट इसमें कलेक्शन, मैनिपुलेशन एंड रिपोर्टिंग हर चीज़ किसने की थी? हमने। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? मैनुअल सिस्टम। क्या बोलेंगे हम उसको? मैनुअल सिस्टम, जहाँ पे 100% एफर्ट किसकी होगी? ह्यूमंस की होगी। लेकिन बच्चों, आपको लगता है कि आज के ज़माने में ये चीज़ पॉसिबल है? आज आप खुद ऑफिस में जाते हो, सब CA फाइनल स्टूडेंट्स हो, आप सोचो कि अगर आज भी आपको हर चीज़ मैन्युअली करनी पड़ती तो आपने CA कब का छोड़ दिया होता। आप करते ही नहीं CA। आज आप लोग क्या यूज़ करते हो? कंप्यूटर्स। क्या यूज़ करते हो? कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर्स को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड। क्या बोलते हैं हम उसको? ऑटोमेटेड सिस्टम, जहाँ पे अगेन कलेक्शन, मैनिपुलेशन, रिपोर्ट्स, एवरीथिंग विल बी डन बाय कंप्यूटर्स। लेकिन एक चीज़ याद रखना, भले मैं बोलता हूँ ऑटोमेटेड, हर चीज़ कंप्यूटर कर रहा है, लेकिन इनपुट तो ह्यूमन ही देगा। मतलब ह्यूमन का इंटरफेरेंस तो उसमें होगा ही होगा। करेक्ट है? समझ में आ गया ना। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है वर्किंग स्लैश आउटपुट। मतलब बेस्ड ऑन देयर वर्क, वो कैसे काम करते हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर आउटपुट हम कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे। अगेन सिंपल है, मैंने ना हर चीज़ के लिए बच्चों एग्जाम्पल्स बना के रखे हैं जो आपको क्लियर कर आपके माइंड में उसकी इंप्रेशन दे दे, प्रॉपर इंप्रेशन दे दे। जैसे हम शुरुआत कर दे कुछ ऐसे, सपोज आपको याद है मैथ्स, CPT में मैथ्स आपने सीखा था, और मुझे पता है कि मैथ्स मैक्सिमम स्टूडेंट का लाइकिंग वाला सब्जेक्ट नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता। और शायद आप तो ये भी बोलोगे सर हम तो वो छोड़ के गए थे और पास हो गए। लेकिन आप सोचो, मैथ्स में ना एक पर्टिकुलर टॉपिक था प्रोबेबिलिटी। कितने लोगों को तो समझा ही नहीं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। वो तो हमेशा यही सोचते थे कि कुछ भी हो मुझे क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप याद करो, आपको ऐसा सिखाया गया होगा कि एक बॉल है, उसके अंदर 3 अलग अलग कलर के बॉल्स हैं, कौन सा बॉल बाहर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। आप लोग क्या सोचते थे? अरे सर कोई भी आए, हमको तो खेलने से मतलब है ना, हमको क्या करना है। लेकिन पढ़ना तो पड़ा था। अब वो प्रोबेबिलिटी जो है बच्चों, उसका मीनिंग क्या था याद करो। उसका मीनिंग ये था कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आउटकम क्या हो सकता है। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आउटकम क्या हो सकता है, मतलब चांसेस ऑफ अकरेंस। लेकिन याद करो, प्रोबेबिलिटी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन वो 100% श्योर नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सिस्टम्स जिनका आउटपुट प्रोबेबल हो, मतलब वो आउटपुट तो दे रही हो बच्चों, बट उसका जो आउटपुट है वो श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम। अभी आप बोलोगे सर इसका कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, डिमांड फोरकास्टिंग मॉडल। आप सबने ये सुना है, डिमांड फोरकास्टिंग मॉडल, जो नेक्स्ट ईयर के लिए डिमांड फोरकास्ट करता है। लेकिन आपको लगता है कि जो डिमांड फोरकास्ट हुई है, मतलब जो आउटपुट आता है वो 100% श्योर हो सकता है, वही डिमांड नेक्स्ट ईयर के लिए होने वाली है? नहीं ना। हमने सिर्फ क्या किया, वो फोरकास्ट किया ताकि हम उसके बेस पे आगे काम कर सकें। करेक्ट? चलो, ये तो हमारा एक सिस्टम हुआ। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चंस, मेरी जो क्वेश्चन है अभी जो मैं पूछने वाला हूँ वो गर्ल्स है। गर्ल्स, आप मुझे बताइए कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, कंप्यूटर ऑन मतलब पावर ऑन करते हैं, एंड वहाँ से लेके जो डेस्कटॉप आता है आपके सामने, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोचिए ज़रा कि हम क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को। बहुत कम लोगों को पता होगा, मुझे पता है। बॉयज़ आप इतना एक्साइटेड मत हो जाओ, आपको पता ही होगा, मुझे पता है। मैं गर्ल्स से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उसको कहते हैं बूटिंग। क्या कहते हैं हम उसको? बूटिंग कहते हैं ना। गाइस, एक चीज़ याद रखो, बूटिंग ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आप रोज़ देखते हो नहीं देखते हो? आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सबसे पहले जब कंप्यूटर चालू होता है तो ब्लैक स्क्रीन आती है,
फिर कुछ फिगर्स आते हैं, उसके बाद विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7 चालू हो जाता है, उसके बाद लॉगिन स्क्रीन आती है, उसके बाद वेलकम स्क्रीन आती है और उसके बाद डेस्कटॉप आता है। करेक्ट है ना? अब सोचो कि रोज़ यही होता है कि नहीं होता है? इनफैक्ट अब तो ऐसा हो गया है कि आप समझो ब्लाइंडली किसी को भी पूछो कि तेरी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, तो आप वो बोलेगा कि मेरी स्क्रीन पर भी विंडोज़ एक्सपी चल रहा है, तो आप खुद ही बोल दोगे देख नेक्स्ट अभी लॉगिन स्क्रीन आएगा, उसमें ये यूज़र में और ये पासवर्ड डाल देना। मतलब बाय लुकिंग एट करंट स्टेट आप प्रिडिक्ट कर रहे हो नेक्स्ट स्टेट क्या होने वाला है, और वो भी 100% श्योरिटी के साथ। ना ये जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हो विथ 100% श्योरिटी, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक सिस्टम, जहां पे आउटपुट जो है वो 100% श्योर होगा। देखो कोई भी करेक्टली वर्किंग जो सॉफ्टवेयर है, करेक्टली वर्किंग सॉफ्टवेयर, आप हमेशा उसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा और उसका नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा। क्लियर एवरीवन? सो ये आपका था बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ के लिए आगाह करना चाहूँगा कि कई बार देखो मैं ना हमेशा बार बार एक वर्ड यूज़ करूँगा, वो है माई बाप। और माई बाप मतलब आप समझ जाओ कि हमारे माई बाप कौन होते हैं, बराबर है? कई बार वो पेपर में ना ऐसा ट्विस्टिंग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इसका है ना बच्चे सीरियसली पढ़ते नहीं है, तो कई बार वो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं। कैसे ट्विस्ट करेंगे? देखो अभी आपने ये सब क्लासिफिकेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जैसे मैं आपको फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ, देखो, और आप फिर सोचना। हमने लगा कि सिस्टम के 4 टाइप होंगे, एलिमेंट्स, इंटरेक्टिव बिहेवियर, ह्यूमन इंटरवेंशन एंड वर्किंग एंड आउटपुट। ये 4 टाइप होंगे। और फिर उसके सब टाइप हमने बोले, जैसे अगर हमने फर्स्ट बोला तो एब्स्ट्रैक्ट एंड फिजिकल, सेकेंड ओपन एंड क्लोज, थर्ड मैनुअल एंड ऑटोमेटेड, एंड फोर्थ हमने क्या बोला? प्रोबेबिलिस्टिक एंड डिटरमिनिस्टिक। करेक्ट? इनिशियली ना आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगी नहीं ऐसे। इन्होंने जून 2009 में ऐसा किया था कि उन्होंने क्या किया, कुछ सिस्टम्स दे दिए, हाँ मतलब कुछ सिस्टम के नाम दे दिए और बोला कि आइडेंटिफाई करो कि इसका नेचर क्या है। अब सोच में पड़ेगा ना। चलिए एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। समझो उन्होंने ऐसा दिया कि प्राइसिंग सिस्टम, प्राइस जो सिस्टम प्राइस कैलकुलेट करते हैं ना, प्राइसिंग सिस्टम, आप बताइए कि ये किस में आएगा? नेचर ऑफ सिस्टम, क्लासीफाई करो एंड जस्टिफाई करो। अब स्टूडेंट ऐसा अपना बाल खुजाना चालू हो जाएगा, अरे यार ऐसा तो सर ने पढ़ाया नहीं था अपने वो क्लास में। अरे बट सर ने कंसेप्ट पढ़ा दिया आपको, हर चीज़ तो सर नहीं पढ़ाएंगे ना, कुछ चीज़ें तो कॉमन सेंस में भी जाएगी। अभी आपको खुद को सोचना चाहिए कि अगर मैं प्राइसिंग सिस्टम की बात करता हूँ, ऑब्वियसली कि कोई भी प्राइस एक्यूरेट कैलकुलेट हो ही नहीं सकता, और एक्यूरेट कैलकुलेट हो नहीं सकता मतलब एक तो वो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम हो गया। अभी आपके मन में आएगा कि सर एक सिस्टम एक ही हो सकता है या फिर अलग अलग भी हो सकता है? अरे हो सकता है ना अलग अलग। अभी मैंने क्या बोला कि जो प्राइसिंग सिस्टम है एक तो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम हुआ क्योंकि उसका जो आंसर है वो हमेशा क्या होगा? अनसर्टेन। करेक्ट? दूसरा, प्राइसिंग सिस्टम का जो कैलकुलेशन एलिमेंट्स होंगे जिसके थ्रू आप प्राइस कैलकुलेट करते हो, वो भी तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी तो आएंगे ना। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आएंगे मतलब ये सिस्टम बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगा, मतलब ओपन सिस्टम ही तो हो गया ना। समझ में आया? आपको ऐसे सोचना है। करेक्ट? और इसके लिए अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस में आप देखना, जो स्टार्टिंग में जो सॉल्व सेक्शन है उसमें से एक क्वेश्चन उन्होंने यही रखा है। समझ में आ गया? जहाँ पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्लीज़ जब आप इसका पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कई बार वो पेपर को ट्विस्ट करते हैं, तो वो कुछ ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। ठीक है? नाउ ये था हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम। करेक्ट? नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम शुरुआत करेंगे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है? नाउ देखो गाइस, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा कि जब मैं बोलता हूँ ना इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, तो एक्चुअली में इसमें भी कुछ टाइप आ जाते हैं। कैसे? देखो, एक होता है
मैनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम विच मीन्स पेपर एंड पेंसिल। फिर एक होता है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या, सिर्फ वर्बल आपने कम्युनिकेट कर दिया, बोल दिया सामने वाले को। एक होगा फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब फॉर्मल का मतलब क्या होता है, मेथड्स, प्रोसीजर्स, ये होता है। और फिर एक होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ऑब्वियस है बच्चों, इस सब्जेक्ट में नाइदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे मैनुअल ना फॉर्मल ना इनफॉर्मल। जो हम डिस्कस करने वाले वो क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। करेक्ट। नाउ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, अब इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो देखो एक तो होगा पीपल, फिर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड नेटवर्क, ये उसके कंपोनेंट्स होंगे। करेक्ट। पीपल, अब बोलो सर पीपल मतलब ये कौन हो सकते हैं, देखो एक चीज याद रखो, जब मैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूंगा तो पीपल में एक्सपर्ट्स भी आएंगे, प्रोग्रामर्स भी आएंगे एंड आप लोग भी आओगे। सो आप लोग कौन हो, एंड यूजर। करेक्ट, ये सब आप लोग हो।